हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर फिज़िक्स क्लास. In today's class, we'll be continuing your chapter number 7 of NCERT book titled as Alternating Current. So as you had already seen in the previous lecture that we had started studying about alternating current and I had taught you about the root mean square value of alternating current. So बच्चों कल का लेक्चर ऑलरेडी बहुत लेंदी हो चुका था, सो ड्यू टू विच आई हैड टू एंड इट इन अ हरी. बट वेन एवर यू स्टडी अबाउट रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट, यू मस्ट ऑल्सो हैव अ स्लाइट एंड स्मॉल नॉलेज रिगार्डिंग मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट. कि RMS भी इम्पॉर्टेंट है, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी जो डेरिवेशन है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बट अपार्ट फ्रॉम दिस, even mean or average value of alternating current is also important for you. बट जो इसकी डेरिवेशन है वो इतनी ज़्यादा नहीं आती आपके एग्ज़ाम के अंदर. ओके और उसका सेम वैसा ही मेथड है करने का जैसा कि था RMS वैल्यू का, बस फ़र्क आता है इनकी डेफिनेशंस के अंदर. देखो RMS वैल्यू ऑफ AC थी जब हमें अमाउंट ऑफ हीट बराबर करनी थी, बट जो मीन या फिर एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट होती है, इट इज़ द वैल्यू ऑफ स्टेडी करंट विच सेंड्स द सेम अमाउंट ऑफ चार्ज. मैंने क्या बोला बच्चों? सेम अमाउंट ऑफ, आप चाहो तो इसको नोट डाउन कर सकते हो, सेम अमाउंट ऑफ चार्ज. मैं आगे बोल रहा हूँ इसकी डेफिनेशन. थ्रू अ सर्किट इन अ सर्टेन टाइम पीरियड एज इट सेंड्स बाय एन ऑल्टरनेटिंग करंट थ्रू द सेम सर्किट इन अ हाफ साइकिल. और यहाँ पर हम लेते हैं बच्चों हाफ साइकिल को. बस ये दो इसमें फ़र्क होते हैं. यहाँ पर हम सेम कर रहे हैं चार्ज को और ले रहे हैं हाफ साइकिल को, यानी कि T/2 हम टाइम ले रहे हैं, ना कि कैपिटल T. तो बस ये दो ही इसके अंदर डिफरेंसेस होते हैं. RMS वैल्यू में यहाँ पर हमने लिया था टोटल टाइम कैपिटल T, यानी कि फुल साइकिल हमने ली थी, और यहाँ पर हम इक्वल कर रहे थे अमाउंट ऑफ हीट को. बट यहाँ पर हम इक्वल कर रहे हैं अमाउंट ऑफ चार्ज को और टाइम ले रहे हैं T/2. And now talking about the final result that you obtain after deriving this mean average value of alternating current is कि आप देखते हो कि जो एवरेज वैल्यू आ रही है करंट की, आई एवरेज, वो बराबर होती है 0.637 आई नॉट के. कि जो आई एवरेज है ऑल्टरनेटिंग करंट की जो एवरेज वैल्यू है दैट इज़ 0.637 टाइम्स दी पीक वैल्यू ऑफ द करंट. इफ़ आई टॉक इन परसेंटेज, सो ये होगा 63.7% ऑफ आई नॉट. और जबकि इफ़ आई टॉक अबाउट RMS, तो RMS आपने देखा था कि वो वैल्यू थी बच्चों कितनी, इट वाज 0.707 आई नॉट. सो दिस इज़ दी नंबर 1 डिफरेंस. नंबर 2 डिफरेंस के अंदर क्या है कि मैंने आपसे कहा कि हम एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिव करंट को लेते हैं फॉर अ हाफ साइकिल. तो इसमें क्या होता है बच्चों, इसकी वजह से ही एक बहुत ही बड़ी हमारे पास ऑब्जर्वेशन आती है, वो ये होती है कि द मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट ओवर अ कंप्लीट साइकिल. कंप्लीट साइकिल मतलब टोटल टाइम T इज़ 0. अब ऐसा क्यों होता है ये भी समझना ज़रूरी है आपको. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमें मालूम है कि ऑल्टरनेटिंग करंट चेंजेस इट्स पोलैरिटी पीरियोडिकली. ठीक है, वो अपनी पोलैरिटी को बदलता है और हमें अच्छे से देख रखा है हमने इस ग्राफ के अंदर कि पोलैरिटी चेंजेस आफ्टर एवरी टाइम T/2, कि T/2 के अंदर फिर अपनी पोलैरिटी को चेंज करेगा और यहाँ पर आ जाएगा. ये डायग्राम आप सबने देख ही रखा था अभी तक. सो यहाँ पर आप अगर ध्यान से देखो तो मैंने कहा कि भाई T/2 के अंदर जो आई एवरेज है उसकी वैल्यू क्या है, 0.637 with a positive value above x-axis. Whereas if I talk about the second phase और second half cycle, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होगे कि यहाँ पर the value is still same, जितनी हाइट यहाँ पर थी वही हाइट यहाँ पर है, तो यहाँ पर भी 0.637 ही है.
बट आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर पोलैरिटी रिवर्स हो चुकी है, सो इट इज़ नेगेटिव ऑफ 0.637। सो अगर आप एक पूरी साइकिल के लिए इसको मेजर करते हो एवरेज वैल्यू को, तो आप क्या करोगे, प्लस 0.637 को ऐड करोगे इस वाली वैल्यू में, सो प्लस माइनस होता है माइनस, सो माइनस ऑफ 0.637, सो बोथ विल कैंसिल ईच अदर एंड यू विल बी गेटिंग अ 0। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट कि मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट ओवर अ कंप्लीट साइकिल इज 0। और अगर मैं बात करूं बच्चों EMF की, दैट व्हाट इज़ द एवरेज वैल्यू ऑफ EMF इन केस ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट, तो वो भी वही सेम होता है कि ई एवरेज की अगर हम बात करें तो उसकी वैल्यू भी 0.637 E0 ही होती है। और यहाँ पर भी बच्चों कि मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ EMF ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट ओवर अ कंप्लीट साइकिल इज 0। और अगर आपको ये जानना है कि ये 0.637 आया कैसे, सो बच्चों वो भी बहुत आसान होता है। उसके लिए बस आपको एक स्टेप पीछे जाना है अपनी डेरिवेशन के अंदर, और वो ऐसे आता है, सो लेट मी टेल इट फॉर ई एवरेज ओनली, कि ई एवरेज का आई एम गोइंग वन स्टेप बैक कि 0.637 कैसे आया। तो जब आप इसको डिराइव करते हो तो आप इस रिजल्ट पे आते हो, क्या होता है रिजल्ट, वो दैट ट्वाइस ऑफ E0 अपॉन पाई। ओके, और जब आप पाई की वैल्यू सब्सटीट्यूट यहाँ पर करते हो, सो आपको इसकी वैल्यू मिलती है 0.637। सो दिस इज़ हाउ यू हैड कम ऑन टू दिस रिजल्ट ऑफ 0.637। सो दिस इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट यही वाला एक्सप्रेशन है अगर न्यूमेरिकल्स में आता है तो, ठीक है। दे विल गिव यू द पीक वैल्यू ऑफ द ऑल्टरनेटिंग करंट एंड दे विल आस्क यू द एवरेज वैल्यू of current if I talk about, and they will ask you alternating EMF if they will give you the peak value of alternating EMF। so I hope ये average और mean value भी आपको अच्छे से अब क्लियर हो गया है। इसका डेरिवेशन बहुत मुश्किल तो बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही आसान है। सिमिलरली जैसे अपने पहले किया था वैसे ही करना है, बट वहाँ पर हमने किया था फॉर हीट, तो वहाँ पर लगाया था हमने फॉर्मूला H=I²RT। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो आप उसको भी डिराइव कर सकते हो फॉर मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ AC को। ओके, कि हम ये वैल्यू कैसे आई, तो बहुत ही सिंपल है, बस आपने एक फॉर्मूला पुट करना है कि DQ की वैल्यू होती है I × DT। I आपको मालूम है क्या होता है, I0² sin ωt। ओके सॉरी, I0 sin ωt होता है, स्क्वायर तो होता ही नहीं। सो DQ पर पुट कर देना दैट I0 sin ωt dt। अब इसको इंटीग्रेट कर देना 0 से लेकर के T/2 तक, आपके पास आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। ओके, सो अगर आप चाहो अपनी मैथमेटिक्स में इंटीग्रेशन सीखने के बाद इसको डिराइव करना, तो आप बहुत ही सिंपली इसको डिराइव कर सकते हो। ओके, प्रोवाइडेड यू नो द फॉर्मूला ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ sin ωt। ठीक है, सो इफ़ यू वांट टू नो एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू नो द डेरिवेशन, यू कैन टेल मी, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट। बट नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर and let's try to put this alternating current under different circuits। अब हम पढ़ेंगे कि जब हमने इस alternating current को अलग अलग सर्किट्स में लगा रहे हैं, सो वहाँ पर बच्चों क्या क्या वैल्यूज़ आ रही हैं करंट की, EMF की। ओके, सो दैट विल बी चेकिंग। और हम बेसिकली डिस्कस करेंगे अबाउट अ रजिस्टर कि ऑल्टरनेटिंग करंट इन केस ऑफ अ रजिस्टर, इन केस ऑफ एन इंडक्टर दैट इज़ अ कॉइल, और इन केस ऑफ अ कैपेसिटर। फिर हम आगे चलेंगे ऑन LCR सर्किट, LR सर्किट जो इम्पोर्टेंट है। ओके, तो ये तो बहुत ही सिंपल होते हैं बच्चों। तो पहले समझते हैं रजिस्टर को। तो दे आर वेरी वेरी सिंपल, बस आपने ध्यान से देखते रहना है, आप लेक्चर के अंदर ही इसको पूरा समझ जाओगे। एंड जस्ट रिवाइज वंस, दिस विल बी ऑलवेज क्लियर टू यू। सो ऑल्टरनेटिंग EMF applied to a resistor. First of all, we will be studying about a resistor. So first of all, let's draw the circuit diagram for this। तो बहुत ही सिंपल होता है कि हमने रजिस्टर को लगाया है एक सर्किट में, और इसके अंदर इस बार डायरेक्ट करंट नहीं है बल्कि ऑल्टरनेटिव करंट का एक सोर्स है। तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों इस तरह से। ओके, अगर होता डायरेक्ट करंट का सोर्स तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सेल से, अगर होता है ऑल्टरनेटिंग करंट का सोर्स तो हम उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ओके,
तो आप यहाँ पर लिख सकते हो कि फिगर शोज an alternating current source connected to a resistor let me say of resistance capital R. और ऐसे सर्किट को हम बोलते हैं रेजिस्टिव सर्किट. ओके, सो डू नॉट कंफ्यूज इफ समवन से यू रेजिस्टिव सर्किट. कैसी रेजिस्टिव सर्किट कैसा सर्किट होता है? ये एक ऐसा सर्किट होता है जिसके अंदर आपने एक ऑल्टरनेटिंग करंट का सोर्स लगा रखा हो. सो बच्चों, जो अप्लाइड ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ होगी वो कितनी होगी? अप्लाइड ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ की वैल्यू कितनी होगी? वेरी वेरी सिंपल, दैट E वुड बी इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी. ये आपको हम कई बार बता चुके हैं प्रीवियस लेक्चर के अंदर, सो डू नॉट फॉरगेट दिस थिंग. ये तो बहुत ही बेसिक सी बात है. सो हमने माना कि लेट I बी द करंट इन अ सर्किट एट अ पर्टिकुलर टाइम because the current is not constant, it is continuously changing in a circuit at any instant or time t. So you may say that कि जो आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो होता है आई आर के बराबर, V इज इक्वल टू आई आर. सो हमने वही पुट किया. तो हम बच्चों I निकालेंगे, हमें E मालूम है, हमें R मालूम है. अब हम इस I की वैल्यू निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ E एंड R. तो I की वैल्यू क्या होगी? E बाय आर होगी. E की वैल्यू क्या है बच्चों? E नॉट साइन ओमेगा टी है. सो E नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन R. अब इसको ध्यान से देखो, ये क्या होगा? E नॉट बाय R. E नॉट इज़ द मैक्सिमम और द पीक वैल्यू ऑफ EMF, R इज़ द रेजिस्टेंस. तो आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए कि I नॉट क्या होता है? E नॉट बाय R होता है. कि अगर E नॉट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ EMF है तो I नॉट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट है. ओके, so you may write it down that I would be equal to I naught sin omega t, where जहाँ पर I naught हमने क्या माना है? E naught by R के बराबर. so I naught की वैल्यू है E naught by R. सो बच्चों, डेरिवेशन का सेक्शन तो यहाँ पर ख़त्म हो जाता है, बट यहाँ पर दो और इम्पॉर्टेंट सेक्शंस हैं. वो क्या क्या हैं? लेट मी टेल यू. एक है टाइम डायग्राम और एक है फेजर डायग्राम. बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी सिंपल. सो फॉर दैट आई वुड बी टर्निंग माई पेज, बट आप यहाँ पर लिख लो कि हमें इसके सेक्शंस में क्या क्या और पढ़ना है. एक पहले आपने ये देखनी है डेरिवेशन, उसके बाद एक टाइम ग्राफ और उसके बाद एक फेजर ग्राफ, फेजर डायग्राम. सो टू ड्रॉ दिस, जस्ट कीप दीज रिजल्ट्स इन योर माइंड. कौन से रिजल्ट्स? एक ये वाला, दिस ओमेगा एंड दिस. ओके, सो आई एम टर्निंग माई पेज ओवर वेयर आई विल बी टेलिंग यू अबाउट टाइम ग्राफ एंड फेजर डायग्राम. सो बच्चों, फर्स्ट आई विल बी टॉकिंग अबाउट टाइम डायग्राम. सो टाइम डायग्राम तो आप कई बार देख चुके हो हमारे पहले लेक्चर के अंदर, व्हेन आई रिप्रेजेंटेड टाइम अलॉन्ग विद द करंट और EMF. ओके, कि इस एक्सिस पर हम शो करते हैं अपने टाइम को और इस पर हम शो करते हैं अपने करंट या फिर EMF को. तो इस वाले टाइम डायग्राम के अंदर हम क्या करेंगे? वी आर कंपेयरिंग ऑल्टरनेटिंग EMF विद ऑल्टरनेटिंग करंट. तो ये बात ध्यान रखना कि चाहे वो टाइम डायग्राम हो या फिर वो फेजर डायग्राम हो, दोनों के अंदर ही हम कंपेयर कर रहे हैं ऑल्टरनेटिंग EMF को ऑल्टरनेटिंग करंट के साथ. तो बच्चों ध्यान से देखो कि ऑल्टरनेटिंग करंट का जो टाइम डायग्राम होता है, व्हेन I इज़ इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी एंड E इज़ इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी. तो बच्चों डायग्राम फॉलो करता है साइन का रूल. ओके, जिस तरह से साइन मूव करता था उसी तरह से आपका ये फंक्शन भी मूव करता है. दैट इज़ सो टाइम डायग्राम के लिए मैंने आपके सामने दो ग्राफ्स प्लॉट किए हैं. एक ये है डार्क लाइन वाला
और एक ही है बच्चों डॉटेड लाइन वाला। सो माय क्वेश्चन टू यू इज़ कि देखो दोनों का जो फेजर डायग्राम है दैट इज़ एग्जैक्टली द सेम, बट जो दोनों की पीक वैल्यूज़ हैं दे आर डिफरेंट। सो माय क्वेश्चन टू यू इज़ कि आप मेरे को देख करके बताइए कि इनमें से कौन सा डायग्राम ऑल्टरनेटिंग करंट को रिप्रेजेंट करता है और कौन सा डायग्राम आपके ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाओ तो आप समझ सकते हो इस बात को। ओके, सो नाउ आई एम टेलिंग यू द आंसर। द आंसर इज़ कि जिसकी पीक वैल्यू ज़्यादा है वो रिप्रेजेंट कर रहा है ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ को, और जिसकी पीक वैल्यू कम है वो रिप्रेजेंट कर रहा है ऑल्टरनेटिंग करंट को। नाउ हाउ डू वी कम टू नो दिस? दिस वी हैड कम टू नो बाय दिस एक्सप्रेशन कि आई नॉट की वैल्यू थी ई नॉट बाय आर। तो अगर मैं इस आर को उधर ले जाऊँ तो आप देख पा रहे हो कि ई नॉट की वैल्यू है आई नॉट इंटू आर, वेर आर इज़ द रेजिस्टेंस एंड इज़ बेसिकली मोर देन 1। ओके, सो ई नॉट की वैल्यू हमेशा आई नॉट से बड़ी होगी एज इट इज़ मल्टीप्लाइड बाय अ कांस्टेंट विच इज़ मोर देन 1। सो दैट इज़ द रीज़न कि हमें पता चला कि जिसकी पीक वैल्यू ज़्यादा है दैट इज़ योर ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ, और जिसकी पीक वैल्यू कम है दैट इज़ ऑल्टरनेटिंग करंट। सिमिलर इज़ द केस ओवर है, ये होगा माइनस ऑफ आई नॉट और ये होगा बच्चों माइनस ऑफ ई नॉट। दिस इज शोइंग यू alternating EMF which is equal to E naught sin omega t, and this is showing you I naught sin omega t. So बच्चों this is how you draw the time diagram for a resistive circuit. Now let's talk about phasor diagram. So phasor diagram simply tells you the phase difference between alternating current and EMF, कि दोनों में कितना phase difference है। Okay, if this is your x-axis, this is your y-axis, so this phasor diagram shows you कि भाई किस फेज के साथ किस एंगल के साथ ये सबटेंड कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। आपने यहाँ पर देखा कि जो आपका करंट है दैट इज़ सब्स्टिट्यूटिंग एन एंगल ओमेगा टी। ओके, जो इसकी पोलैरिटी है, जो इसका फेज है दैट इज़ ओमेगा टी। सो करंट का तो बच्चों ये हो गया ओमेगा टी। ओके, नाउ टेल मी इज देयर एनी फेज डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड करंट? इसका देखो क्या एंगल है, इसका भी ओमेगा टी है और करंट का भी ओमेगा टी है। सो इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन द टू? नो, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन दी ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ एंड ऑल्टरनेटिंग करंट विद रिस्पेक्ट टू दी फेजेस। दोनों का फेज ओमेगा टी ही है, ना ही उससे ज़्यादा है ना ही उससे कम है। सो इफ़ दिस वॉज फॉर करंट, सो यही सेम लाइन हम दिखाएंगे फॉर alternating EMF. So you can clearly see that over here there is no phase difference between alternating current and potential difference or alternating EMF. तो आप उसको यहाँ पर लिख सकते हो that there is no phase difference between voltage and current in a pure resistive circuit. एंड एक और ग्राफ देख लीजिए आप, दैट इज द ग्राफ बिटवीन रेजिस्टेंस एंड फ्रीक्वेंसी इन केस ऑफ अ रेजिस्टिव सर्किट। कभी कभी ऐसे भी रहता है कि आपको ग्राफ दे देंगे, यू विल बी आस्क्ड टू आइडेंटिफाई कि ये किस सर्किट का ग्राफ है। लेट मी से दिस रिप्रेजेंट्स माई रेजिस्टेंस, this represents my frequency, so the graph is like this between resistance and frequency for a purely resistive circuit. So bachcho, this was the all information that you require for each and every circuit. If I talk about a resistive circuit or if I talk about a inductive circuit or a capacitive circuit, ठीक है, आपको ये बातें हर एक सर्किट के अंदर पढ़नी है। सो आपने ध्यान देना है इस वाली बात पर, बिकॉज इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज़ द फेजर डायग्राम। तो फेजर डायग्राम बेसिकली सिर्फ यही दिखाता है कि कितना फेज डिफरेंस है बिटवीन करंट एंड ईएमएफ। ओके, तो बच्चों अगर मैं इस लाइन को प्लॉट करूं ऐसे, ओके, इस
फेजर डायग्राम में लाइन को, इफ़ आई ड्रॉ इट लाइक दिस और इफ़ आई ड्रॉ इट लाइक दिस, सो देर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन द टू। और बेसिकली यही वाला ज़्यादा अच्छा रिप्रेजेंटेशन है, जहाँ पर हम आई नॉट को भी यहीं पर दिखाते हैं और क्या करते हैं, ई नॉट को भी यहाँ पर ही दिखाते हैं। नाउ द रीज़न बिहाइंड दिस बीइंग अ गुड रिप्रेजेंटेशन इज़ कि यहाँ पर आप क्या कर पाओगे, आगे आने वाले कैपेसिटिव और इंडक्टिव सर्किट्स के लिए यू कैन ईजिली आइडेंटिफाई दी फेजर डिफरेंस बिटवीन करंट एंड ई नॉट। मैं मान लेता हूँ कि जब हम आगे जाएंगे, सो लेट मी से दैट ई नॉट एक्सीड्स दी फेज ऑफ आई नॉट बाय 90 डिग्री। तो अगर मैं कहूँ मेक अ और ड्रॉ अ 90 डिग्री बिटवीन आई नॉट एंड ई, तो आप ई नॉट को यहाँ पर प्लॉट कर सकते हो बहुत ईजिली। अगर फेज डिफरेंस 90 डिग्री का एंगल होगा तो आप बहुत ही ईजिली इसको प्लॉट कर पाओगे। यहाँ पर भी कर सकते हो, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बना देना, तो यहाँ पर भी हो सकता है वही काम। बट हम क्या कर रहे हैं, इस वाले फेज डायग्राम को ऐसे करके हमने शिफ्ट कर दिया नीचे। सो आई वुड रिकमेंड यू कि आप इसको याद रखो, इसको याद मत रखो। बट एक्चुअली में हो यही रहा है जो यहाँ पर दिखाया गया है कि दोनों के बीच में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं है, और आपको समझना फेज डिफरेंस ही है। ठीक है, चाहे आप इस एक्सिस को सीधा रख के समझाओ या थोड़ा टेढ़ा कर दो। उसमें मैंने क्या किया, इस वाले को ही थोड़ा सा ऐसे बेंड कर दिया कि ये जो लाइन है ये आ करके ऐसे रेस्ट कर जाए, इस लाइन के ऊपर रेस्ट कर जाए, इसलिए मैंने इसको ऐसे दिखाया है। एग्जाम में इट इज़ प्रॉपरली एक्सेप्टेड नोटेशन। तो आई वुड रिकमेंड यू कि आपसे पूछे कोई फेजर डायग्राम का ग्राफ बताइए मेरे को फॉर रेजिस्टिव सर्किट, तो आप ये वाला बना करके आओगे जहाँ पर आई नॉट और ई नॉट दोनों एक ही फेज़ में है। बस ये हमें दिखाना है। ओके, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। सो आप इस सबको नोट डाउन करिए। सो नाउ वील बी स्टडिंग ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ अप्लाइड टू एन इंडक्टर। ओके, और ये बच्चों आज का हमारा लास्ट कंसेप्ट है। सो बी अटेंटिव। अभी आप हर एक सर्किट के अंदर ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ को कंसिडर करो और ऑल्टरनेटिंग करंट निकालो। ओके, और उनका बिहेवियर ऑब्जर्व करो कि क्या बिहेवियर उन दोनों के बीच में हो रहा है। ओके, फॉर एवरी सर्किट, क्योंकि जब हम आगे आपको पढ़ाएंगे कॉम्बिनेशन ऑफ दीज सर्किट्स, तो वहाँ पर ये बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल होंगी और आपके एग्जाम में ये इंडिपेंडेंटली भी आते हैं। सो बी अटेंटिव, ऑल दीज टॉपिक्स आर इम्पॉर्टेंट। सो नाउ आई एम बिगिनिंग ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ applied to an inductor. So now I hope you remember what is an inductor. Inductor बच्चों कुछ भी नहीं बट एक कॉइल होती है अबाउट विच वी हैड स्टडीड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अ लॉट ऑफ टाइम्स। ओके, इंडक्टर एक कॉइल को ही हम बोलते हैं। फाइन, सो व्हाट वी आर डूइंग इज कि इस वाले कंसेप्ट के अंदर हम एक इंडक्टर के अक्रॉस ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ को लगा रहे हैं। दिस इज एन इंडक्टर और एक इसके अक्रॉस हमने एक सोर्स लगा दिया है दैट इज सप्लाइंग ऑल्टरनेटिंग करंट टू दिस इंडक्टर। सो लेट मी से कि जो ईएमएफ ये यहाँ पर प्रोड्यूस कर रहा है सर्किट के अंदर उसकी वैल्यू है ई। सो वी ऑल नो दैट ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ की वैल्यू होती है बच्चों ई नॉट साइन ओमेगा टी, दिस वी ऑल नो। एंड लेट मी से दैट इस इंडक्टर की जो इंडक्टेंस है, सेल्फ इंडक्टेंस, वो है बच्चों कैपिटल एल। बिकॉज हर एक कंसेप्ट के अंदर अंडर विच वील बी स्टडिंग ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ अप्लाइड टू अ पर्टिकुलर सर्किट इन्वॉल्विंग अ रजिस्टर, इन्वॉल्विंग एन इंडक्टर, इन्वॉल्विंग अ कैपेसिटर। ओके, उन सारे कंसेप्ट्स के अंदर हम आपको बताएंगे कि इसके अंदर कुछ ईएमएफ लगी हुई है और आपने उस पर्टिकुलर सर्किट के लिए जो करंट प्रोड्यूस हो रही है, जो ऑल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस हो रही है, उसकी वैल्यू निकालनी है, उसकी वैल्यू डिराइव करनी है। दिस इज़ द एंटायर कंसेप्ट इन ऑल दीज 3 कंसेप्ट्स लेक्चर्स। ओके, सो बी अटेंटिव। आपको हम देंगे बच्चों ईएमएफ और आपने ईएमएफ में कोई ऐसा फॉर्मूला लगाना है, कोई ऐसा रिलेशनशिप लगानी है बिटवीन ईएमएफ एंड करंट, सो दैट कि आप करंट को निकाल पाओ यूजिंग ईएमएफ। आई होप दिस इज़ ऑल्सो क्लियर टू यू। जैसे कि आपने देखा था ऊपर अभी व्हेन आई वाज टॉकिंग अबाउट रजिस्टर, तो वी यूज द फॉर्मूला V इज इक्वल टू आई आर टू डिराइव अ रिलेशनशिप बिटवीन I एंड E, क्योंकि हमें E मालूम था, R हमने
अपने आप कंसिडर कर लिया था फॉर दैट पर्टिकुलर रजिस्टर, तो हमने I वहाँ पर निकाल लिया था। सिमिलरली हम यहाँ पर भी करने वाले हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस राइट डाउन दैट फिगर शोज an alternating EMF applied to an ideal inductor of inductance capital L। मैंने वहाँ पर दिखा दी है वो, of inductance capital L। तो नाउ वी ऑल नो कि जिस ऑल्टरनेटिंग EF की मैंने यहाँ पर बात करी है उसकी वैल्यू क्या होगी बच्चों, दैट इज E0 sin ओमेगा t। दिस आई हैड टोल्ड यू इन द फर्स्ट लेक्चर फॉर दिस चैप्टर। सो बच्चों ये क्या है, ये है अप्लाइड EMF जो हमने इस सर्किट के अंदर अप्लाई करी है। ओके, दिस इज द अप्लाइड EMF फ्रॉम दिस सोर्स। अब हमें निकालना है एक रिलेशनशिप बिटवीन करंट प्रोड्यूस्ड इन दिस सर्किट एंड EMF। तो उसके लिए आपको बच्चों अगर याद हो तो चैप्टर नंबर 6 के अंदर दैट इज़ म्यूचुअल इंडक्शन के अंदर आई हैड टॉट यू कि जब भी हम कोई भी सोर्स लगाते हैं अक्रॉस अ कॉइल, तो कॉइल के अंदर कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है विच एसोसिएट्स सम मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद दिस कॉइल। और जब वो मैग्नेटिक फ्लक्स बदलता है ओके ड्यू टू राइज एंड फॉल ऑफ द करंट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सोर्स, तो उस समय पर क्या होता है, उस समय पर इस कॉइल के अंदर एक EMF प्रोड्यूस होती है जिसको हम बोलते हैं इंड्यूस्ड EMF। आई होप यू रिमेंबर। और इस इंड्यूस्ड EMF का डायरेक्शन होता है अपोजिट टू दैट ऑफ द करंट एंड उसका जो मैग्नीट्यूड होता है बाय फैराडे लेंज लॉ इट इज़ माइनस ऑफ L di/dt। Now the reason behind telling you this concept of chapter number 6 is कि बच्चों अगर आपको यहाँ पर दिख रहा हो तो आपको पता चलेगा कि हमने EMF इंड्यूस्ड EMF को रिलेट कर दिया है विद करंट, जो कि हमें करना होता है। बट ध्यान रखना कि ये जो मैंने EMF की बात करी है ये कौन सा EMF है, ये इंड्यूस्ड EMF है, जबकि ये कौन सा EMF है, ये ऑल्टरनेटिंग EMF है। तो अब ध्यान से समझना कि अब क्या हुआ, एक इंड्यूस्ड EMF डेवलप हुआ इस कॉइल के अंदर जिसने अपोज किया द राइज ऑफ करंट विच अपोज द ग्रोथ ऑफ करंट। तो जब उसने ग्रोथ ऑफ करंट को अपोज किया सो देयर इज ओवरऑल नो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द एंटायर सर्किट। उस समय पर क्या हुआ, ये जो EMF यहाँ से लग रहा था सोर्स से, उस EMF को हमारे इस वाले EMF ने इंड्यूस्ड EMF ने कैंसिल कर दिया। ओके यानी कि ये वैल्यू और ये वैल्यू वहाँ पर बच्चों बराबर हो गई थी। सो बस यही आपका लास्ट साइंस का कंसेप्ट है, इसके आगे सारी मैथमेटिक्स आने वाली है, तो बस इसको आप लिख लीजिए दैट इज़ दैट द इंड्यूस्ड EMF। बस ध्यान रखना कि इंड्यूस्ड EMF कहाँ पर है और ऑल्टरनेटिंग EMF कहाँ पर है। बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज रहते हैं, बट देयर इज़ नथिंग टू गेट कंफ्यूज। अक्रॉस द इंडक्टर इसकी वैल्यू क्या होगी, माइनस ऑफ L di/dt। So now we know that this induced EMF will oppose the growth in the current, so there will be no potential drop across the circuit, no potential drop across the circuit। तो बच्चों हम लिख सकते हैं कि जो EMF आपका ये वाला है इसका और इस वाले EMF का सम, यानी कि ऑल्टरनेटिंग EMF प्लस इंड्यूस्ड EMF का जो सम होगा वो ज़ीरो होगा। ओके यानी कि इसको और इसको जब मैं जोड़ रहा हूँ इस पूरे सर्किट के अंदर तो मुझे दे रहा है वो नो पोटेंशियल ड्रॉप, यानी कि जो ओवरऑल पोटेंशियल है उसकी वैल्यू क्या दे रहा है मेरे को, वो ज़ीरो दे रहा है। आई होप यू गॉट दिस। तो आगे लिख देते हैं इसी बात को, दैट इज़ कि आपके पास ये E क्या है, E है ऑल्टरनेटिंग EMF, ये वाला EMF प्लस ये इंड्यूस्ड EMF जिसकी वैल्यू है माइनस ऑफ L di/dt। इन दोनों की वैल्यू मिला करके कितनी आ रही है, ज़ीरो आ रही है। ओके सो अगर मैं
इस वाली चीज़ को उधर ले जाऊँ तो मैं लिख सकता हूँ कि E की वैल्यू बराबर होगी किसके, L ऑफ di/dt के। नाउ सिंस वी नीड टू फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन I एंड E, तो हमें वो दिख रहा है साफ साफ कि यहाँ पर I है, यहाँ पर E है, ये कांस्टेंट है और ये एक वेरिएबल है। ओके, सो क्या करते हैं, पहले इस कांस्टेंट को इधर भेज देते हैं। सो यू मे राइट डाउन दैट di/dt की वैल्यू आपके पास क्या हो गई है, कैपिटल E/L हो गई है, और कैपिटल E की वैल्यू क्या है, ये E0 sin ओमेगा t। तो आप चाहो तो इसको अगली लाइन में लिख सकते हो, बट मैं इसको आगे लिख रहा हूँ इम्प्लाई का साइन डाल करके। सो di/dt को आप लिख सकते हो एज E0 sin ओमेगा t अपॉन L। अब देखो इस dt को हम वहाँ पर भेज देंगे और दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे। वाई विल बी इंटीग्रेटिंग, बिकॉज दिस इज़ अ स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट और हमें निकालना है टोटल करंट इन दिस सर्किट। ओके, सो दैट इज़ द रीज़न कि हम इस dt को वहाँ पर ले जाते हैं। लेट्स इंटीग्रेट इट आउट। सो इंटीग्रेशन बच्चों अभी तक आपने नहीं पढ़ा है, बट कुछ बेसिक फॉर्मूले आपको मालूम है। तो मैं लिख सकता हूँ कि di की वैल्यू क्या होगी, E0/L sin ओमेगा t dt। अब हम दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे। सो जो चीज़ें कांस्टेंट होती हैं वो इंटीग्रेशन के बाहर जाती हैं। सो E0 एक कांस्टेंट वैल्यू है, L भी बच्चों एक कांस्टेंट वैल्यू है। जो चेंज हो रहा है वो है आपका साइन ओमेगा t, वेयर ओमेगा इज ऑल्सो कांस्टेंट। यहाँ पर ओमेगा भी कांस्टेंट है, द वेरिएबल इज t एंड I। ओके, बट सिंस t इज अलॉन्ग विथ साइन, तो हम साइन को भी साथ ही में इंटीग्रेट करेंगे। सो फॉर दैट आई नीड टू टर्न माई पेज। तो आप प्लीज़ इसको नोट डाउन करो यहाँ तक, and after which we will be integrating it. So now you may write down that integrating both sides, so बच्चों आप di को इंटीग्रेट करोगे और उसके साथ ही देखो जो कांस्टेंट है उसको बाहर लिख देता हूँ। अभी E0/L कांस्टेंट है, तो हम इंटीग्रेट करेंगे किसको, साइन ओमेगा t को विद रिस्पेक्ट टू dt। सो आई हैड ऑलरेडी टोल्ड यू कि बच्चों अगर 1 होता है और उसके साथ में हम किसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट पे इंटीग्रेट कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू वो खुद वही वेरिएबल आ जाती है। सो I यहाँ पर आ जाएगा di, या फिर आप चाहो तो ऐसे भी इसको समझ सकते हो कि इंटीग्रेशन मतलब होता है ऐड करना, टू ऐड स्मॉल एलिमेंट्स टू गेट द इंटायर क्वांटिटी। सो मैंने आपसे कहा भाई di क्या है, एक छोटा सा एलिमेंट है ऑफ दी करंट। मैंने आपसे कहा भाई सारे di's को जोड़ दो जो भी इस सर्किट के अंदर है। तो जब आप सबको जोड़ दोगे तो आपके पास क्या आएगा, ओवरऑल करंट, यानी कि I आएगा। तो वैसे भी आप इसको समझ सकते हो। सो दिस इज इक्वल टू E0/L। अब बच्चों लेट मी टेल यू अ बेसिक फॉर्मूला कि मैंने आपसे कहा था व्हेन आई वाज टॉकिंग अबाउट RMS वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट, सो आई टोल्ड यू कि भाई इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा होता है साइन थीटा। दिस आई हैड टोल्ड यू ओके इन द प्रीवियस लेक्चर। So how did I tell you this? Means what is the actual logic by which I am stating that integration of cos theta is equal to sin theta? देखो वैसे तो इसको आप मैथ्स में पढ़ोगे ही, बट स्टिल सो दैट कि आपको समझ में आए थोड़ी सी फिजिक्स में इंटीग्रेशन, लेट मी टेल यू कि बच्चों आपने पढ़ लिया है डिफरेंशिएशन। सो डिफरेंशिएशन का एग्जैक्टली अपोजिट होता है इंटीग्रेशन। द मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन इज कि आप एक बड़ी चीज़ को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर दो, दैट मीन्स टू डिफरेंशिएट थिंग्स। ओके, वो आप पढ़ चुके हो मैथमेटिक्स के अंदर। और इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि आप स्मॉल एलिमेंट्स को जोड़ करके एक बड़ी चीज़ बना रहे हो। ओके, सो टू आर अपोजिट ऑफ ईच अदर, ये तो आप समझ चुके हो। तो वही होता है इनके फॉर्मूलेज में भी। अगर आपको याद हो तो d/dx ऑफ साइन थीटा क्या होता है, ये होता है कॉस थीटा। ये तो आपको मालूम ही होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है, सो मैंने कहा भाई इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, यानी कि मैं क्या कर रहा हूँ, डिफरेंशिएशन का जस्ट उल्टा कर रहा हूँ। जो डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलेज थे जस्ट उनका अपोजिट कर रहा हूँ। कि यहाँ पर उन्होंने कहा कि भाई d/dx ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो मैंने क्या कहा कि अगर मैं इंटीग्रेट करूँगा कॉस थीटा को तो मेरे पास क्या आएगा, साइन थीटा आएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सिमिलरली आप ये भी पढ़ चुके होंगे कि d/dx ऑफ कॉस थीटा होता है माइनस ऑफ साइन थीटा। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई व्हाट विल बी द इंटीग्रेशन ऑफ माइनस साइन थीटा, तो आप कहोगे सर वो होगा कॉस थीटा। आई होप यू गॉट दैट कि व्हाट विल बी द इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा विद रिस्पेक्ट टू डी थीटा।
तो वो होगा बच्चों कॉस थीटा, ठीक है। और अगर आप इस साइन को उधर ले जाओ तो फ़र्क उससे कुछ पड़ता ही नहीं, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा विद रिस्पेक्ट टू डी थीटा वुड बी माइनस ऑफ कॉस थीटा। आप समझ रहे हो इस बात को? तो ऐसे आता है बच्चों इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट। तो आइए इस पर लगा देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर है इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा विद रिस्पेक्ट टू टी, यहाँ पर भी टी है तो यहाँ पर भी टी है, ओमेगा कांस्टेंट है। सो इंटीग्रेशन में कांस्टेंट हमेशा नीचे रहता है। जैसे कि व्हेन आई वाज डिफरेंशिएटिंग, देखो ध्यान से, व्हेन आई वाज डिफरेंशिएटिंग साइन 2 थीटा, तो मैं लिखता था कि ये है ट्वाइस ऑफ कॉस 2 थीटा, यानी कि यहाँ पर जो कांस्टेंट था वो आगे आ रहा था मल्टीप्लिकेशन में। तो जो इंटीग्रेशन होगा इसके अंदर ये कांस्टेंट कहाँ पर आएगा? डिवाइड में आएगा। आई होप यू गॉट दिस। तो यहाँ पर भी हम वही करेंगे। सो इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा आपने देखा क्या होता है? माइनस ऑफ कॉस थीटा होता है। सो दैट विल बी माइनस ऑफ कॉस थीटा, थीटा के प्लेस पर क्या आएगा? ओमेगा टी अपॉन, यहाँ पर कांस्टेंट है ओमेगा तो वो नीचे आ जाएगा। आई होप यू गॉट दिस। सो लेट्स राइट डाउन दैट आई इज इक्वल टू ई नॉट बाय एल बाय ओमेगा इंटू कॉस ओमेगा टी विद अ माइनस साइन। सो बच्चों दिस इज द फॉर्मूला फॉर आई, और ई का फॉर्मूला क्या था जो हमने लिया था? दैट वाज ई नॉट साइन ओमेगा टी। सो आप देखो कि हमने एक इंडक्टिव सर्किट के लिए भी दोनों चीज़ें निकाल ली हैं, ई भी निकाल लिया है और अपना आई भी निकाल लिया है। सो इसके आगे बच्चों हमें दो चीज़ें और पढ़नी होती हैं, दो डायग्राम्स पढ़ने होते हैं। एक होता है टाइम डायग्राम और एक होता है बच्चों फेजर डायग्राम। ओके, सो एक होता है टाइम डायग्राम, तो पहले पढ़ लेते हैं हम टाइम डायग्राम को। सो टाइम डायग्राम के लिए हम क्या करते हैं? वी प्लॉट टू एक्सिस, ऑन वन वी डिनोट द टाइम, ऑन अदर वी डिनोट ई एंड आई। एक पर हम डिनोट करेंगे ई को, एक पर हम डिनोट करेंगे बच्चों आई को। और बच्चों अगर आप चाहो तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हो। कैसे करोगे? आप लिख सकते हो कि आई की वैल्यू होगी माइनस ऑफ आई नॉट साइन, सॉरी कॉस ओमेगा टी है वहाँ पर, तो कॉस ओमेगा टी, यानी कि मैंने इस ई नॉट बाय एल ओमेगा को रिप्लेस कर दिया आई नॉट से। तो ब्रैकेट में आप लिख देना कि वेयर आई नॉट की वैल्यू है ई नॉट बाय एल ओमेगा। तो बच्चों अगर मैं बात करूँ प्लॉटिंग की ई, तो वो आप प्लॉट करोगे विद रिस्पेक्ट टू साइन थीटा, साइन ओमेगा टी। तो एग्जैक्टली जैसा डायग्राम आता है साइन थीटा का वैसे यहाँ पर भी आएगा कि कुछ इस तरह से। सो दिस वुड बी द टाइम डायग्राम फॉर ई, और ये क्या होगा? ये ई नॉट की वैल्यू होगी। इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बट यहाँ पर आपको ध्यान से देखना होगा। पहली बात आपने देखनी है कि यहाँ पर वेरिएशन किस के रिस्पेक्ट में हो रहा है, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू कॉस ओमेगा टी। ओके, सो हम चाहें तो इसको साइन ओमेगा टी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो भी देख लो। मैं इसको क्या कर रहा हूँ? साइन ओमेगा टी में कन्वर्ट कर रहा हूँ बाय यूजिंग सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज। मेरे को मालूम है कि आई मेरे को दे रखा है एज आई नॉट इंटू माइनस कॉस ओमेगा टी। देखो यही तो चीज़ थी यहाँ पर, आई की वैल्यू थी आई नॉट, ये इतना आई नॉट हो गया था, इंटू माइनस ऑफ कॉस ओमेगा टी। सो कॉस ओमेगा टी को आई नो आई कैन कन्वर्ट इंटू साइन ओमेगा टी यूजिंग दी फॉर्मूला कि कॉस ओमेगा टी होता है बच्चों साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी। ये आप सबको मालूम होना चाहिए, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है कॉस ओमेगा टी को अगर मुझे कन्वर्ट करना है इसको साइन में, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये नेगेटिव साइन भी है, तो अगर मैं यहाँ पर भी एक नेगेटिव से मल्टीप्लाई करूँ तो मैं यहाँ पर भी एक नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर दूँगा। ओके, सो ये साइड में है, रफ वर्क है। सो आप देख सकते हो कि माइनस ऑफ कॉस ओमेगा टी जो होगा उसको मैं लिख सकता हूँ एज साइन ऑफ, मैं इस नेगेटिव साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। सो ये तो हो जाएगा नेगेटिव, जो पाई बाय 2 था वो उसके साथ आ जाएगा नेगेटिव साइन, और जो ओमेगा टी था जिसके साथ पहले से नेगेटिव साइन था इट विल बिकम पॉजिटिव। तो पॉजिटिव पहले लिख देते हैं और नेगेटिव बाद में लिख देते हैं। सो आप देख रहे हो हमने माइनस कॉस ओमेगा टी को कन्वर्ट कर दिया इनटू साइन समथिंग। आई होप यू गॉट दिस। तो आप चाहो तो इस फॉर्मूले को लिख सकते हो एज आई की वैल्यू आई नॉट इंटू साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2।
सो बच्चों अब ये दोनों एक ही फेज़ में है, तो अब हम इसको भी प्लॉट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू दिस ग्राफ। आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर हमें -π/2 करना है, यानी कि साइन वाले ग्राफ को π/2 माइनस करके चलना है। तो बहुत ही सिंपल है। तो इसका ग्राफ बच्चों कुछ इस तरह से आता है। थोड़ी क्लैरिटी शायद आपको कम हो, बट ग्राफ यही होता है। ये थोड़ा ऊपर कर लेना, इतना नीचे नहीं होता ये। सो दिस इज दी ग्राफ फॉर i इज इक्वल टू I0, चाहो तो यहाँ पर लिख दो, ये i का ग्राफ है, ये e का ग्राफ है। e अब भी ऊपर ही है, i से आप देख सकते हो कि ये I0 की वैल्यू होगी। ऊपर क्यों है, यहाँ से पता चल रहा है आपको कि E0 ऊपर रहेगा एज़ कम्पेयर टू I0, क्योंकि हमने I0 में कुछ मल्टीप्लाई करा तब हमें E0 मिला है। ओके, सो दिस विल बी माइनस ऑफ I0, और अगर इसकी मैं बात करूँ तो ये वैल्यू होगी माइनस ऑफ E0। सो बच्चों दिस इज़ दी टाइम डायग्राम, और ये आपके एग्जाम में आते हैं। सो दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो यू मस्ट रिमेंबर दीज डायग्राम्स। ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट फेजर डायग्राम एज वेल। तो फेजर में आपको दिख रहा होगा कि करंट EMF यहाँ पर है। EMF का जो फेज़ है दैट इज़ ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी, जबकि जो करंट का फेज़ है वो ओमेगा टी से 90 डिग्री कम है। ओके, यानी कि देयर इज़ अ फेज डिफरेंस ऑफ 90 डिग्री बिटवीन EMF एंड करंट। और आगे कौन है, आगे है आपका EMF, क्योंकि करंट आपका π/2 कम है EMF से। ओके, सो मैं आपसे कहूँ ड्रॉ द फेजर डायग्राम, तो बहुत बहुत सिंपल होता है बच्चों फेजर डायग्राम इसका, कि अगर आप इस एक्सिस पर डिनोट कर रहे हो अपने करंट को, तो ये एक्सिस आपका होगा किसका, EMF का। दैट्स इट, दिस इज योर फेजर डायग्राम, दिस इज योर फेजर डायग्राम, दैट्स इट। देख लो कितना सिंपल होता है, और ये आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है बनाने के लिए। E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी। और ये बात भी देखनी ज़रूरी है कि कौन सा आगे है, E आगे है या I आगे है, क्योंकि ये बहुत ही अप्रोप्रिएट डायग्राम होता है। आपने इसको बहुत ही केयरफुली स्टडी करना पड़ता है। ओके, सो आपको दिख रहा है देयर इज़ अ 90 डिग्री फेज डिफरेंस बिटवीन द टू, तो 90 डिग्री का फेज डिफरेंस यहाँ पर आ गया। आगे कौन है, आगे आपका E0 है, E है। तो बच्चों ये दोनों डायग्राम्स आपको क्लियर हैं। तो जैसे कि अगर आपको याद हो, तो मैंने जब आपको पढ़ा रहा था थोड़ी देर पहले अभी अबाउट रेजिस्टिव सर्किट, तो इन दी एंड मैंने एक और ग्राफ बनाया था दैट वाज बिटवीन द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑल्टरनेटिंग EMF। सो बच्चों वही ग्राफ यहाँ पर भी बनता है, बट यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर आपके पास रेजिस्टेंस नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर आपके पास रेजिस्टर नहीं है, यहाँ पर आपके पास क्या है, इंडक्टर है। सो इंडक्टर के रिस्पेक्ट में आपके पास एक टर्म होता है जिसको हम बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको और समझ लीजिए फिर लेक्चर ख़त्म करते हैं। इंडक्टिव रिएक्टेंस, इसको आप डिनोट करते हो बच्चों XL से। इंडक्टिव रिएक्टेंस इज जस्ट सिमिलर टू रेजिस्टेंस, ठीक है, ये बोलो, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू अ इंडक्टर, या फिर आप बोलो रेजिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू अ रेजिस्टर, दोनों का मतलब एक ही होता है। यानी कि अगर आपको डिफाइन करना हो इंडक्टिव रिएक्टेंस, सो इट इज़ द अपोजिशन ऑफर्ड बाय द इंडक्टर टू द फ्लो ऑफ करंट इन द सर्किट, यानी कि सिमिलर टू द रेजिस्टर ही है ये आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस। सो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू निकालने के लिए आपको इस एक्सप्रेशन को, दैट इज़ I0 की वैल्यू थी ऊपर E0 बाय L ओमेगा, इसको कंपेयर करना पड़ेगा किससे, I0 की वैल्यू होती है E0 बाय R। ये तो आप सबको मालूम ही होगी वैल्यू कि I इज़ इक्वल टू E बाय R या V बाय R। ओके, सो अगर आप बच्चों इस वाली एक्सप्रेशन से इस वाली एक्सप्रेशन को कंपेयर करो, ये आपके पास कहाँ पर आया था एक्सप्रेशन, ये आया था अभी ऊपर वाले केस में व्हेन आई वाज टॉकिंग अबाउट एन इंडक्टिव सर्किट, और ये था विद रिस्पेक्ट टू अ रेजिस्टिव सर्किट। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि भाई आप अगर एक रजिस्टर के रेजिस्टेंस की बात करो या फिर एक इंडक्टर के इंडक्टिव रिएक्टेंस की बात करो, दोनों का मतलब सेम होता है। ओके, सो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो आप क्लियरली देख पा रहे हो कि इंडक्टिव रिएक्टेंस XL की वैल्यू क्या होगी, L ओमेगा होगी। आई होप दिस इज़ क्लियर टू, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो अगर हम ओमेगा को कन्वर्ट करें बच्चों
फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में, तो आप लिख सकते हो कि एक्सएल की वैल्यू होगी एल इंटू 2 पाई म्यू, वेर म्यू इज़ दी फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पर एक बात बहुत ही अच्छी है और बहुत ही अच्छे से ऑब्जर्व करने वाली है, बिकॉज वो आपके एग्जाम में भी आती है। वो क्या है बच्चों, वो ये है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, दैट फॉर डायरेक्ट करंट जो आपकी फ्रीक्वेंसी होती है वो ज़ीरो होती है। सो अगर किसी भी पर्टिकुलर सर्किट के लिए आपकी फ्रीक्वेंसी ज़ीरो है, सो जो अपोजिशन ऑफर करता है आपका इंडक्टेंस टू फ्लो ऑफ दैट करंट, वो भी ज़ीरो हो जाएगा। यानी कि फॉर डायरेक्ट करंट आपका जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो भी ज़ीरो होता है। मतलब इसका ये है कि इंडक्टर ऑफर्स नो रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ डायरेक्ट करंट। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब आगे चलें। इफ़ आई टॉक अबाउट ऑल्टरनेटिंग करंट, तो सबको मालूम है कि भाई ऑल्टरनेटिंग करंट में फ्रीक्वेंसी की एक फाइनाइट वैल्यू होती है। सो ऑब्वियस ही बात है कि भाई इंडक्टिव रिएक्टेंस की भी फाइनाइट वैल्यू होगी, यानी कि एक इंडक्टर कुछ ना कुछ तो अपोजिशन ऑफर करता ही है टू द फ्लो ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। सो दैट वाज ऑल अबाउट इंडक्टिव रिएक्टेंस। सो अब उस ग्राफ के बारे में बात कर लेते हैं जिससे ये टॉपिक हमारा शुरू हुआ था। दैट वाज द ग्राफ बिटवीन सो बच्चों मैंने इस एक्सिस पर दिखाया आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस, यहाँ पर दिखाया है फ्रीक्वेंसी को। तो अगर आप इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखो तो आपका जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है ऑन फ्रीक्वेंसी, यानी कि फ्रीक्वेंसी के बढ़ने पर आपकी इंडक्टिव रिएक्टेंस भी बढ़ेगा। अगर फ्रीक्वेंसी ज़ीरो होगी तो आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस भी ज़ीरो होगा। ओके, और जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती रहेगी वैसे वैसे आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस भी लीनियरली बढ़ता रहेगा। सो दिस इज़ द ग्राफ फॉर वेरिएशन ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस विथ फ्रीक्वेंसी फॉर अ प्योरली इंडक्टिव सर्किट। सो बच्चों इंडक्टिव सर्किट के अंदर सिर्फ इतना ही। तो कल हम बात करेंगे अबाउट अ capacitive circuit. So for today that's all. Thank you very much.